कैसे हैं आप लोग? कल हम लोग पढ़ रहे थे इसके पूरा मतलब कि कह सकते हैं पूरा सूची के बारे में क्या क्या चीजें हमें पढ़ना है ना? वो सारी चीजें हम लोग कल देखे थे। और एक जितनी चीजें बताए थे आप लोगों को उसमें एक था ना संवैधानिक विकास, है ना? भारत का संवैधानिक विकास, है ना? हालांकि सारी चीजें के बारे में हम लोग देखे थे एक एक करके। उनमें से एक पहला सबसे पहला टॉपिक था संवैधानिक विकास कि भारत का आखिर के जो संविधान बना इसका नींव कब से पड़ा। तो संविधान का विकास कोई एक दिन का नहीं था। संविधान का विकास धीरे धीरे बहुत दिनों में हुआ। ठीक है। जैसे क्रिप्स मिशन जो 42 में आया, वेलवेल योजना है, शिमला सम्मेलन, कैबिनेट मिशन, अंतरिम सरकार का गठन, माउंटबेटन योजना, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। यहाँ देख पा रहे होंगे संविधान सभा, देश प्रस्ताव, है ना? संविधान सभा की समितियां प्रारंभ। यानी कहने का मतलब यहाँ से तो हम लोग कह सकते हैं ये माउंटबेटन योजना आगे होगी। ये सारा है और इसके पीछे भी बहुत सारी चीजें तर्क है जो आप मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ते होंगे। इन सब के बारे में पढ़ेंगे नहीं, लेकिन आप लोगों को ये पता होनी चाहिए कि भारत का संवैधानिक विकास ना कोई एक दिन का नहीं था। ये बहुत पहले से हुआ। इसके बारे में अगर सबसे पहले अगर स्टार्ट करें भारत का संवैधानिक विकास का, तो याद रखना है आप लोगों को कि एक लड़ाइयाँ हुई थी 1757 में। 1757 में, यानी कि 23 जून 1757 की जो प्लासी की लड़ाई हुई थी। कौन सी? प्लासी की लड़ाई। प्लासी की लड़ाई। प्लासी की लड़ाई हुई थी। इसमें क्या हुआ था ना कि इसमें धोखा दे देने के कारण बंगाल का जो शासक था ना, सिराजुद्दौला, वो हार गया। और फिर आगे जाकर के एक और लड़ाइयाँ हुआ। याद रखना है 22 अक्टूबर 1764 को। और इस लड़ाई में अंग्रेज जो है ना, अंग्रेज जो है अंग्रेज जो है वो जीत जाता है और बंगाल के शासक हार जाते हैं। बंगाल के शासक अकेले नहीं रहते हैं, उनके साथ अवध का सुजाउद्दौला, मुगल शासक जो शासन कर रहा था, पिछले पीछे से आ रहा था ना, शाह आलम द्वितीय, वो भी हार जाता है। तो याद रखना कि ये दोनों जीतने के बाद ना, खास करके ये लड़ाइयां जीतने के बाद एक संधि होती है 1765 की संधि। एक होता है 12 अगस्त और एक होता है 16 अगस्त को। 16 अगस्त को ये दोनों संधि होती है 1765 में। कब होता है? 1765 में। 1765 में जब ये दोनों संधियां के माध्यम से अंग्रेज के द्वारा भारत पर प्रतिनिधित्व हो जाता है। इन दोनों संधि ऐसे करता है, संधि का मतलब समझौता। संधि का मतलब समझौता। भारत में सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में आई। आ करके धीरे धीरे वो पहले नंबर तो फ्रांस से लड़ा। फ्रांस की कंपनी भी आ रही है, डच की कंपनी भी आ रही है, स्वीडिश कंपनी भी आ रही है, क्योंकि भारत जो है ना, भारत में सभी लोग पश्चिमी देशों से आ रहे हैं और शासन कर रहे हैं, अपना अपना व्यापार चला रहे हैं। उसमें से एक ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे कर करके बंगाल को जीत लिया। बंगाल से लड़ाई किया, बंगाल के शासक को हरा दिया, बोला ये बंगाल अब मेरा है। संधि किया, संधि के तहत दीवानी उसे प्राप्त हुआ। दीवानी का मतलब कह सकते हैं कि सैन्य व्यवस्था, सैन्य व्यवस्था और आपका भू राजस्व जो होता है ना, रेवेन्यू सिस्टम जो होता है जिससे हम लोगों को आय आता है, वो दोनों चीजें अंग्रेज अपने कब्जे में ले लिया। और जब अंग्रेज अपने कब्जे में ले लिया तो अपने तरीके से वो शासन चलाने लगा और चलाते चलाते वो चला गया 1973 के पास। फिर एक्ट जारी करता है। ये चीजें जितनी भी पॉलिटी है रटना कहीं भी नहीं है, सिर्फ समझना है। हम अभी आप लोगों को बताएं हम अभी आप लोगों को बताएं कि ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा 1764 की लड़ाई जीता और 1765 में एक संधि किया। और इस संधि के तहत उनको सैन्य व्यवस्था, सैन्य संचालन संचालन सैन्य संचालन प्लस कह सकते हैं रेवेन्यू सिस्टम यानी भू राजस्व व्यवस्था, भू राजस्व व्यवस्था, भू राजस्व व्यवस्था दोनों हासिल हो गया। किससे हो गया? ये दोनों चीजें जो है ना, वो मिल गया ईस्ट इंडिया कंपनी को। ईस्ट इंडिया कंपनी को अब यहाँ से ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना शासन करने लगा। ठीक है। और इस शासन करने के समय में वो कर्नाटक से भी लड़ा। आसपास मान लीजिए कि ये पूरा भारत है,
तो बंगाल बंगाल में जब आपको मिला है, बंगाल को जब आप जीते हैं, बंगाल के राजा को हराए हैं, तो आप इधर बंगाल में जो था ना उस समय उड़ीसा बिहार दोनों शामिल था। तो बंगाल को जीते हैं तो कुछ कर्नाटक के एरिया में है शासन, कुछ इस राज्य में है, कुछ इधर अवध में है, चारों तरफ तो है ना। तो अंग्रेज जो था ना वो आधुनिक हथियार रखता था, अंग्रेज थोड़ा सा कुछ में अव्वल था, पढ़ा लिखा भी था उतना ही, है ना। और अंग्रेज जो है ना फूट डालो और राज करो की नीति अपना करके कभी ये दोनों को लड़ा देता, कभी ये दोनों को लड़ा देता। यानी कहने का मतलब अंग्रेज ना धीरे धीरे अपना विस्तार करने लगा। विस्तार करते करते क्या हुआ कि कहीं कहीं पे इसको घाटा होने लगा, हमेशा लड़ाई कर रहा है विस्तारवादी। तो विस्तारवादी में लड़ाई कर रहा है, और इनके जो इंग्लैंड के कुछ लोग थे, इंग्लैंड के जो कुछ लोग थे, वो कह सकते हैं कि अकेला व्यापार कर रहे हैं, कोई कंपनी से व्यापार कर रहा है, मतलब कि व्यापार इस नतीजे पे पहुंच गया ना कि परिणाम स्थिति में कह सकते हैं ना कि इसका ग्राफ एकदम ऊपर चला। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी का लाभ हो रहा था, लेकिन धीरे धीरे ना ये लाभ क्या हुआ, धीरे धीरे कमी होने लगा, लाभ कम गया। लाभ कम गया तो ईस्ट इंडिया कंपनी कमजोर पड़ गया। ईस्ट इंडिया कंपनी आया कहाँ से था? अंग्रेज से। अब ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा ब्रिटिश संसद से मदद मांगा गया कि हमें मदद कीजिए। और जब मदद मांगा गया तो ब्रिटिश संसद ने मदद करने के नाम पे एक एक्ट पारित किया, जिसे रेगुलेटिंग एक्ट के नाम से जाना जाता है। अब रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ऐसे ब्रिटिश संसद के द्वारा ऐसे ऐसे नियमावली धीरे धीरे आगे करके कानून पारित किया जाता है कि धीरे धीरे अंग्रेजों, ईस्ट इंडिया कंपनी तो जाता ही है, ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से तो ले ही लेता है पूरा बागडोर अपने कब्जे में। लेकिन भारत को काफी दिक्कतें होती है, बहुत सारी दिक्कतें होती है भारत के लोगों को। तो यही चीजें के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले उसका जो एक्ट आता है ना वो 1773 का एक्ट आता है। 1773 के एक्ट में अंग्रेज ब्रिटिश संसद, मान लीजिए कि हम लोग, देखिए समझना पड़ेगा आप लोगों को, जैसे समझिए अगर रटिएगा 1773 में ये हुआ ये हुआ ये हुआ, चार पांच चीजें, तो 1773 को रट सकते हैं, 81 पूछ देगा, 86 पूछ देगा, 93 पूछ देगा। ये सब किताब में नहीं मिलता है जल्दी, और उतना बड़ा किताब आप पढ़ने का टाइम भी नहीं रहेगा। सब लोग चाहता है हमें शॉर्ट मिले। हम लोग जो मेहनत किए हैं, अच्छी अच्छी किताबें पढ़े हैं ताकि आप लोगों को बहुत इजी वे में बता सके। याद रखना है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जारी कर करके तीन प्रेसिडेंसियां भारत में थी। कलकत्ता प्रेसिडेंसी जिसे बंगाल बोला जाता था, बंगाल प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी और बम्बई प्रेसिडेंसी। ये तीनों प्रेसिडेंसी को मिला दिया गया। बोला कि तीनों प्रेसिडेंसी अलग अलग जो कर रहा है ना काम, अलग अलग नहीं करेगा, तीनों साथ में करेगा। और एक हाई कोर्ट बनाया गया 1774 में कलकत्ता में, है ना। एक हाई कोर्ट बनाया गया, उसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे को बनाया गया कि एक मुख्य न्यायाधीश रहेंगे और तीन सहायक रहेंगे। एक प्रावधान तो ये हुआ, बंगाल के गवर्नर को गवर्नर नहीं बोला जाएगा, बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बोला जाएगा। ये एक नाम चेंज कर दिया। पॉइंट नंबर टू हुआ। तीसरा पॉइंट बोला ईस्ट इंडिया कंपनी को कि अगर नागरिक से संबंधित, सैन्य से संबंधित, प्रशासन से संबंधित कोई भी भारत में दिक्कतें आती है तो हमको सूचित करना पड़ेगा। चौथा पॉइंट हो गया। एक पॉइंट ब्रिटिश इंडिया के द्वारा, ब्रिटिश के द्वारा क्या किया गया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाया गया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाया गया कि व्यापार जो नियंत्रण, जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो व्यापार करेगी ना उस पर नियंत्रण रखेगी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ये चीजें किया गया। तो कुछ पॉइंट्स आप लोगों को देना है, हेडिंग देना है। भारतीय संवैधानिक, भारतीय संविधान का विकास, है ना, भारतीय संविधान का विकास, हेडिंग दे दीजिए, है ना, भारतीय संविधान के विकास का संक्षिप्त विवरण। भारतीय संविधान के विकास का संक्षिप्त विवरण, संक्षिप्त विवरण, भारतीय संविधान के विकास का संक्षिप्त विवरण, संक्षिप्त विवरण, संक्षिप्त विवरण, विवरण लिखिएगा। 23 जून 1757, नीचे लिखना है पॉइंट्स दे करके। 23 जून 1757, 1757
पलासी की लड़ाई 23 जून 1757। पलासी की लड़ाई, पलासी की लड़ाई एवं 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 22 अक्टूबर 22 अक्टूबर 1764, 22 अक्टूबर 1764 बक्सर का युद्ध, बक्सर का युद्ध, बक्सर का युद्ध, बक्सर का युद्ध, युद्ध के बाद के बाद के बाद के बाद 12 अगस्त 12 अगस्त और 16 अगस्त 12 अगस्त और 16 अगस्त 1765 को 1765 को इलाहाबाद की संधि के तहत, 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 इलाहाबाद की संधि के तहत के तहत कंपनी को कंपनी को कंपनी को बिहार कौमा बिहार कौमा बंगाल बिहार कौमा बंगाल एवं 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 उड़ीसा की दीवानी उड़ीसा की दीवानी उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई, उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई, दीवानी प्राप्त हुई। दीवानी का मतलब होता है ना कि सैन्य प्रशासन व्यवस्था उन्हीं के हाथ में आ गया। नेक्स्ट पॉइंट में लिखना है, नेक्स्ट पॉइंट में लिखना है दीवानी मिलते ही, दीवानी मिलते ही बंगाल प्रेसिडेंसी में, दीवानी मिलते ही बंगाल प्रेसिडेंसी में लूट खसोट, लूट खसोट, व्यक्तिगत व्यापार, कॉमा देके लिखेगा, लूट खसोट, व्यक्तिगत व्यापार, व्यक्तिगत व्यापार, धन एकत्र करने की प्रवृत्ति, धन एकत्र करने की प्रवृत्ति, धन एकत्र करने की प्रवृत्ति, प्रवृत्ति, प्रवृत्ति एवं एवं कंपनी द्वारा, एवं कंपनी द्वारा, कंपनी द्वारा, कंपनी द्वारा लगातार लगातार युद्ध होने से, कंपनी द्वारा लगातार युद्ध होने से, युद्ध होने से, युद्ध होने से वित्तीय स्थिति, वित्तीय स्थिति, वित्तीय स्थिति, वित्तीय स्थिति खराब हो गई, वित्तीय स्थिति खराब हो गई, खराब हो गई, खराब हो गई। आधा लाइन से लिखना है अतः, अतः कंपनी ने, अतः कंपनी ने ब्रिटिश संसद से आर्थिक सहायता मांगा, अतः कंपनी ने ब्रिटिश संसद से, ब्रिटिश संसद से आर्थिक आर्थिक ब्रिटिश संसद से आर्थिक सहायता मांगा, आर्थिक सहायता मांगा और उसी में लिखना है और ब्रिटिश संसद के द्वारा, ब्रिटिश संसद के द्वारा, ब्रिटिश संसद के द्वारा एक्ट पारित किया गया, ब्रिटिश संसद के द्वारा एक्ट पारित किया गया, एक्ट पारित किया गया, ठीक है, एक्ट पारित किया गया, एक्ट पारित किया गया, एक्ट पारित किया गया, एक्ट पारित किया गया। ये चीजें जो लिखा है ना, आप लोगों से अगर कोई पूछे एक्ट क्यों पारित होता है, उसका जवाब देने के लिए एक्ट क्यों पारित होता है, फास्ट में आप लोग बताएंगे। 23 जून, 23 जून कितना डेट है, 23 जून 1757, 23 जून 1757 कौन सी लड़ाई, पलासी की लड़ाई, पलासी की लड़ाई,
22 अक्टूबर 22 अक्टूबर 1764 को कौन सा युद्ध? बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध दोनों जो है ना अंग्रेज जीत गया। उसके बाद 12 अगस्त एवं कितना 16 अगस्त 1765 को संधि किया गया। इस संधि का नाम था इलाहाबाद। इलाहाबाद इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि। और अंग्रेजों को इस संधि से इस संधि से ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या प्राप्त हुआ? दीवानी। क्या प्राप्त हुआ? दीवानी। दीवानी बोले तो भू राजस्व, दीवानी, निजामत, भू राजस्व व्यवस्था दीवानी, निजामी का व्यवस्था कह सकते हैं, प्रशासन और भू राजस्व, ये सारी चीजें दीवानी प्राप्त हुई। दीवानी मिलते ही दीवानी मिलते ही क्या हुआ ना कि हम लोग पढ़े, दीवानी मिलते ही ईस्ट इंडिया कंपनी जो बंगाल में शासन कर रहा था, बंगाल में शासन कर रहा था, वहां लूट खसोट चालू हो गया। कुछ लोग अपने पैसा कमा रहे हैं, अपने रख रहे हैं, मतलब कि स्थिति खराब होने के बाद मदद मांगा गया। मदद कहां से मांगा गया? ब्रिटेन से ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा अपने देश से मदद मांगा गया कि हमें मदद कीजिए, मेरी अर्थव्यवस्था अब सही नहीं है। तो ब्रिटिश संसद ने मदद के नाम पे क्या पारित किया? एक्ट पारित किया, जिसे हम पढ़ते पढ़ते जा करके 1947 में समाप्त करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे संविधान सभा का गठन। आया समझ में? तो यहाँ से क्वेश्चंस पूछा जाता है, आप लोगों को एग्जाम्पल देते हैं। क्वेश्चन पूछा जाएगा, किस एक्ट के तहत कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया? 1813। कौन से एक्ट के तहत मुगल शासक की व्यवस्था को समाप्त कर दिया? मुगल शासन का जो पद होता था ना, उसको समाप्त कर दिया 1858। भारत के पहले व्यक्ति कब विधान परिषद में गए? भारत के में पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल जो मुस्लिमों के लिए बनाया गया, वो कौन से अधिनियम के तहत बनाया गया? तो 10 क्वेश्चंस अगर लिखाएंगे ना तो वो याद कर लेंगे, लेकिन पूरा चीजें याद रखना सही नहीं रहेगा। जब ऐसे करके हम लोग धीरे धीरे करके पढ़ेंगे, इजी वे में हम लोगों को समझ में आएगा। देखिएगा, अब एक्ट पारित जब किया गया ना, तो एक्ट को हम लोग देखिए जो पढ़ते हैं भारत का संवैधानिक विकास में, एक्ट की जब बात करते हैं तो एक्ट को हम लोग 3 तरीके से पढ़ते हैं। एक्ट को कैसे पढ़ते हैं? एक्ट को ध्यान दीजिएगा आप लोग। एक्ट को हम लोग कैसे पढ़ते हैं? ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत में ये सारा एक्ट जारी किया जाता था। रेगुलेटिंग एक्ट ब्रिटिश संसद के द्वारा जारी किया गया, लेकिन इसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाया गया कि नियंत्रण आप कीजिए। लेकिन 1857 की क्रांति आप लोगों को याद होगा, 1857 की क्रांति एक ऐसी क्रांति थी जिसमें अंग्रेज को लगा कि भारत के लोग कभी भी अगर इस तरीके से एक साथ मिल करके अगर उग्र हो जाए तो हम लोगों को भागना पड़ेगा। क्योंकि 1857 की क्रांति सब मिल करके नहीं लड़े थे, अलग अलग क्षेत्र से लड़ा गया था, अकेले अकेले लड़ा गया था। ब्रिटिश लोग सब सामूहिक रूप से उसे दबाने का प्रयास किया और सफल भी रहा। इस तरीके से 1857 की क्रांति को देखते हुए ब्रिटिश क्राउन मतलब अंग्रेज का जो मेन राजा होता था ना, उसे ब्रिटिश क्राउन बोलते हैं, उनके द्वारा ये सारा एक्ट जारी किया गया। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जारी किया गया एक्ट। क्लियर है? आप लोग को सबसे पहले इसको पढ़ेंगे। ये चीजें क्या करना है ना, एक थोड़ा सा रहने देना है स्पेस, वहां पे यहाँ पे वहां पे क्या करना है, इसको लिख देना है। जब इसका पीडीएफ हम भेजेंगे तो ठीक ना। अभी लिखने में टाइम लगेगा तो फिर ज्यादा ऐसे लॉन्ग सब्जेक्ट है, ठीक ना। ये चीजें करना है। चलिए, अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं पहले 1773। 1773 कौन सा एक्ट है? रेग्यूलेटिंग रेग्यूलेटिंग एक्ट रेग्यूलेटिंग एक्ट रेग्यूलेटिंग एक्ट 1773 कौन सा एक्ट है? ये रेग्यूलेटिंग एक्ट है। इस एक्ट के तहत सबसे पहली चीज, बंगाल भारत में ना 3 प्रेसिडेंसियां थी। एक था बंगाल, कौन सा प्रेसिडेंसी? बंगाल। एक था आपका बम्बई और एक था आपका मद्रास। क्या था? मद्रास। ये तीनों प्रेसिडेंसी को क्या किया गया?
रेगुलेट कर दिया गया। इसको इससे कनेक्ट कर दिया गया, इसको इससे कनेक्ट कर दिया गया, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे और इसको इससे, तीनों को आपस में कनेक्ट कर दिया गया। पहले तीनों अलग अलग अपना काम करता था, तीनों को जोड़ दिया गया। अगर इसमें कोई दिक्कत है तो इससे हेल्प ले सकता है, इसमें कोई दिक्कत है तो इसके इससे हेल्प ले सकता है। सबका अलग अलग गवर्नर होते थे। आया समझ में? लेकिन तीनों में एक बात थी ना कि कलकत्ता को सर्वोच्च माना गया। पूछा जाएगा कौन सी प्रेसिडेंसी को सर्वोच्च माना गया? कोलकाता प्रेसिडेंसी को। ठीक है। 1773 एक्ट के तहत 1774 ईस्वी में एक सर्वोच्च न्यायालय स्थापित किया गया, बनाया गया, एक उच्चतम न्यायालय बनाया गया। उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, एक उच्चतम न्यायालय बनाया गया। कहाँ बनाया गया? कोलकाता में। उस समय कोलकाता नाम नहीं था, कलकत्ता लिखा जाता था, यहाँ पे हम कोलकाता लिखे हैं, ध्यान दीजिएगा। 1774 में एक उच्चतम न्यायालय बनाया गया कोलकाता में, और इस उच्चतम न्यायालय में बोला गया, इस उच्चतम न्यायालय में बोला गया कि एक जो होगा ना, एक मुख्य न्यायाधीश होगा, और मुख्य न्यायाधीश जो होंगे, उनका उनका जो नियुक्ति हुआ था, मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश, है ना? इतना में लिख पाएंगे ना आप लोग पीडीएफ से? मुख्य न्यायाधीश आप लोग देख रहे हैं तो लिख पाएंगे, कहीं कहीं पे थोड़ा ऐसे हो जाता है। मुख्य न्यायाधीश, उनका नाम था सर एलिजा, सर एलिजा, सर एलिजा इम्पे, सर एलिजा इम्पे। ये कई बार पूछा गया, कलकत्ता उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर एलिजा इम्पे। इनको सहायता देने के लिए तीन अन्य न्यायाधीश के रूप में आए थे, और तीनों का नाम याद रखना। एक का नाम था हाइड, एक का नाम था लिमेस्टर, लिमेस्टर, और एक का नाम था लिमेस्टर, और एक का नाम था आपका चेम्बर। क्या नाम था? चेम्बर। तीन लोगों को। इसी के तहत क्या किया गया? बंगाल का जो गवर्नर जनरल होता था, याद रखना है कि बंगाल का जो गवर्नर होता था, यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं कि बंगाल का जो गवर्नर होता था, है ना, बंगाल का जो गवर्नर होता था, बंगाल का जो गवर्नर होता था, याद रखिएगा, देखिएगा, बंगाल का जो गवर्नर होता था, है ना, बंगाल, बंगाल का पहले क्या होता था? गवर्नर होता था, गवर्नर होता था। इसका नाम चेंज करके क्या किया गया? बोला कि अब बंगाल का गवर्नर नाम नहीं रहेगा, बंगाल का क्या होगा? गवर्नर जनरल लगा दिया गया। जनरल, जनरल शब्द को जोड़ दिया गया कि बंगाल का अब गवर्नर जनरल कहा जाएगा। 1773 में, 1773 में ही कहा गया कि कोई लोग व्यक्तिगत व्यापार नहीं करेंगे, कोई लोग व्यक्तिगत व्यापार नहीं करेंगे, भारत के लोगों से उपहार नहीं लेंगे, कंपनी के तहत काम करेंगे, है ना, ये सारी चीजें कहा गया। याद रखना है, इसी के तहत याद रखना है आप लोगों को कुछ पॉइंट्स। इसी के तहत आप लोगों को ये याद रखना है कि इसी समय ईस्ट इंडिया कंपनी को कहा गया, ईस्ट इंडिया कंपनी को कहा गया कि नागरिक, नागरिक, सैन्य, सैन्य या प्रशासन, प्रशासन, संबंधित, संबंधित प्रशासन, संबंधित ब्यौरा या इससे संबंधित कोई भी चीज, संबंधित, किसको बताना? ब्रिटिश, है ना, ब्रिटिश संसद, संसद को बताना, बताना क्या कर दिया? अनिवार्य कर दिया। अनिवार्य का मतलब एकदम जरूरी है। क्या चीजें भारत में घटित हो रही, क्योंकि हम आपको हेल्प किए हैं, नहीं, कि हमको, आपको आर्थिक स्थिति जब सही नहीं थी तो आपके लिए हम हेल्प किए, ये चीजें कहा गया। और क्या कहा गया? इसके लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाया गया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एक पद बनाया गया, एक संस्था बनाया गया। क्यों बनाया गया? ये क्या करेगा? ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों पर नियंत्रण रखेगा, नियंत्रण रखेगा, नियंत्रण रखने के लिए कि ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे क्या काम कर रही है ना, पूरा नियंत्रण रखेगा, ये चीजें।
ठीक है। और इतना होते ही ज्यादा दिन हुआ भी नहीं, ये एक्ट चलते रहा। और ये एक्ट चलते चलते 1781 ईस्वी में एक एक्ट और जारी किया गया, और ये कह के जारी किया गया कि जो चीजें हम इस एक्ट में नहीं कर पाए, इस एक्ट में हम जो चीजें ब्रिटिश संसद के द्वारा जो चीजें नहीं किए हैं, वो किया गया। क्या किया गया? इस एक्ट में कहा गया कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, है ना, याद रखना है कि इसमें ये चीजें किया गया। इसमें कहा गया 1781 ईस्वी में कि बंगाल 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 बिहार बिहार एवं बंगाल बिहार एवं उड़ीसा, बंगाल बिहार एवं उड़ीसा। अब आप लोगों को लगेगा ना कि यहाँ पे तीन है, बंगाल है, बिहार है, उड़ीसा है। हालांकि तीनों संयुक्त रूप से पहले एक ही था, लेकिन तीनों में ना अलग अलग उपदीवान नियुक्त किया जाता था, अलग अलग उपदीवान नियुक्त होते थे। तो ये तीनों उपदीवान के लिए कहा गया कि बंगाल बिहार एवं उड़ीसा के लिए कलकत्ता की सरकार कलकत्ता की सरकार कलकत्ता की सरकार क्या करेगी? विधि बना सकती है। क्या करेगी? विधि बना सकती है। अगर कलकत्ता को लगे ना कि ये विधि बनानी है, कोई भी विधि बनाएगा उसको बिहार भी मानेगा, उड़ीसा भी मानेगा, और पूरा बंगाल तो मानेगा ही। तो 1781 का एक्ट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है, इसको बोला जाता है एक्ट ऑफ सेटलमेंट। एक्ट ऑफ सेटलमेंट। एक क्वेश्चन पूछा जाएगा 1781 का एक्ट क्यों आया था? 1773 के एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए। फिर से, 1781 का एक्ट क्यों लाया गया? 1773 की कमियों को दूर करने के लिए। ठीक है। इतना होने के बाद ना फिर एक्ट जारी किया जाता है, और एक एक्ट ऐसा जारी किया जाता है जिसका नाम रहता है फिट्स इंडिया एक्ट 1784। इसका नाम है फिट्स फिट्स इंडिया एक्ट। इसका क्या नाम है जी? फिट्स इंडिया एक्ट, याद रखना है। फिट्स इंडिया फिट्स इंडिया एक्ट फिट्स इंडिया एक्ट फिट्स इंडिया एक्ट फिट्स इंडिया एक्ट को दोहरे प्रशासन का एक्ट भी माना जाता है। क्यों माना जाता है? आप लोग तुरंत आंसर देंगे कि सर क्यों माना जाता है। पहले मैं यहाँ पे लिख देते हैं, है ना, यहाँ पे लिख देते हैं। इसको बोला जाता है दोहरे दोहरे प्रशासन का एक्ट। दोहरे प्रशासन का एक्ट दोहरे प्रशासन का एक्ट या दोहरे प्रशासन का प्रारंभ। दोहरे प्रशासन का दोहरे प्रशासन का प्रारंभ। प्रारंभ माने कि कहाँ से दोहरे प्रशासन का प्रारंभ हुआ, ये चीजें यहाँ पे आप लोग याद रखें। वो कौन से एक्ट के द्वारा कहा जाता है, तो ये आप लोगों को याद रखना है कि 1784 फिट्स इंडिया एक्ट को ही दोहरे प्रशासन प्रारंभ के रूप में जाना जाता है। इसलिए जाना जाता है कि आप लोगों को हम कुछ समय पहले बताए थे कि 1773 एक्ट में जब हम लोग पढ़ रहे थे, तो उस एक्ट में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाया गया था कि आप कंपनी पे नियंत्रण रखिए, कंपनी को देखिए क्या कामें कर रही है, कैसे क्या कर रही है, वो सारी चीजें। बोर्ड ऑफ क्या था? डायरेक्टर्स, बीओडी था ना। 1784 ईस्वी में फिट्स इंडिया एक्ट में इसमें क्या किया गया? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और एक किया गया बोर्ड ऑफ कंट्रोलर बनाया गया। बोला गया कि कंपनी पे नियंत्रण एक व्यापार के लिए अलग काम करेगा और एक राजनीतिक के लिए अलग संस्था काम करेगा। तो इसमें दो संस्थाएं आई। कौन कौन सी संस्थाएं आई? दो संस्थाएं आई, और वो दोनों संस्थाएं का नाम था, वो दोनों संस्थाएं आप लोगों को याद रखना है। दो संस्थाएं जो थी, वो थी आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। याद रखिएगा, एक का नाम था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और एक का नाम क्या था? बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। क्या था? बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। इसमें बोला गया कि इसमें जो होगा वो 24 मेंबर होगा। कितने सदस्य होंगे? 24 सदस्य होंगे, और 24 सदस्य जो होंगे उनका कार्यकाल 4 वर्ष होगा। 4 वर्ष कार्यकाल होगा। इनका जो टेन्योर होगा कितने वर्ष होगा? 4 वर्ष में 4 वर्ष तक रहेंगे। 4 वर्ष तक 24 सदस्य काम करेंगे। रिटायर भी तो होना चाहिए। याद रखना है
कहा गया ना कि अवकाश की जो तिथि होगी, अवकाश का मतलब क्या होता है? रिटायर्ड, छुट्टी, मैंने कि बरखा, मैंने कि कह सकते हैं ना कि आपकी समाप्ति, है ना, आप उस पद से हटा दिए गए। तो अवकाश की जो होगी, कहा गया कि प्रति वर्ष प्रति वर्ष 6 सदस्य, 6 सदस्य, अब आप जोड़ लीजिए, 6 चौक 24, प्रति वर्ष 6 सदस्य नया उसमें ऐड होगा, और पुराने वाले 6 को रिटायर किया जाएगा। आया समझ में? और पूरा सदस्यों का कार्यकाल 4 वर्ष, ऐसे करके किया गया। तो 6 चौक 24 सदस्य। कहा गया कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के जो सदस्य होंगे, 24 जो मेंबर होंगे, वो ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक काम पे ध्यान देंगे, व्यापारिक कामों को मदद करेंगे। यानी कि ये जो बनाया गया ना, व्यापारिक 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 मामले के लिए, व्यापारिक मामले के लिए बनाया गया। क्लियर है? बोर्ड ऑफ कंट्रोलर में जो थे, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर में मात्र इसमें 6 सदस्य थे। कितने सदस्य? 6 सदस्य नियुक्त किए जाते थे प्रति 2 वर्षों के बाद। इनको बोला गया कि आप राजनैतिक मामलों पे, कैसे मामलों पे? राजनैतिक मामलों पे ध्यान देंगे, मामलों पे ध्यान देंगे। ये सारी चीजें बताई गई। 1774, इसीलिए 1774 को दोहरे प्रशासन का प्रारंभ कहा जाता है। अब आप लोगों को कभी भी पूछेगा, दोहरे प्रशासन का प्रारंभ किस एक्ट के तहत, किस अधिनियम के तहत हुआ, तो 1784। हम लोग अभी 2 एक्ट पढ़े, एक पढ़े हम लोग, 3 को पढ़े। एक पढ़े हम लोग 1773, जिसके बारे में अगर आप लोग लिखेंगे, ध्यान से देखेंगे, याद हो जाएगा। एक बीच में आया था 1781, एक्ट ऑफ सेटलमेंट। ये अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो है ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1784। 1784 के बाद 4 चार्टर एक्ट आता है। वो चार्टर एक्ट है क्या, उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। चार्टर एक्ट जो है ना, एक प्रकार का कह सकते हैं कि अंग्रेजों के द्वारा, ये आपका ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारत में 4 चार्टर एक्ट जारी किया गया। 1793, 1813, 1833, 1853। शायद पचमा भी होता अगर 53 के बाद 57 में लड़ाइयां नहीं होती तो। लेकिन 4 चार्टर एक्ट जारी किया गया 1757 में, जब लड़ाई हुई। फिर हम इसके पहले बताए ना आप लोगों को कि ब्रिटेन के द्वारा, ब्रिटिश क्राउन के द्वारा फिर अधिनियम आने लगा, है ना। उसमें जो अधिनियम आएगा ना, वो देखेंगे भारत के जनता के कुछ कुछ पक्ष में आएगा। ठीक है, भारत के लोगों को विधानसभा में, विधान परिषद जो जैसे आज विधानसभा है ना, विधानसभा में एमपी वगैरह, एमएलए, वैसे उस समय विधान परिषद होता था। वो कल भी हम चर्चा किए। तो ये चार्टर एक्ट जो है ना, 4 गो एक्ट है जो लागू किया गया। अब ये अलग अलग नहीं, हम लोगों को चारों को पहले लिख देते हैं, चारों में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे ना, तो आप लोगों को पता चल जाएगा। क्लियर है? चार्टर एक्ट देखिएगा, चार्टर एक्ट याद रखना है। चार्टर एक्ट, चार्टर एक्ट, चार्टर एक्ट क्या है? चार्टर एक्ट के बारे में हम लोग पहले देखेंगे। चार्टर एक्ट का मतलब क्या है? चार है। चार्टर एक्ट का मतलब क्या है? 4 एक्ट, इसीलिए इसको चार्टर एक्ट बोलेंगे। 4 एक्ट आया था, चारों आया था 4 डेट में, तो बोला गया 4 एक्ट, चार्टर एक्ट। आया समझ में? कुछ नहीं है, 4 एक्ट, चार्टर एक्ट। एक आया था आपका 1793 में। कब आया था जी? 1793 में आया था। एक आया था आप लोगों का 1813 में, 1813 में। देखिए तो 20 साल हो रहा है, हो रहा है ना। फिर इसमें 20 जोड़ देंगे। एक एक्ट आया था आप लोगों का, वो आया था 1833 में, हो रहा है। एक आया था आप लोगों को 1853 में। अब इस 4 चार्टर एक्ट, यानी 1857 की क्रांति के पहले जो 4 गो चार्टर एक्ट आया, इसमें ईस्ट इंडिया के द्वारा, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा क्या क्या चीजें बदलाव की गई, उसी के बारे में एग्जाम में पूछा जाता है। याद रखना है, 1793 में ऐसी चीजें की गई जो सबसे ज्यादा भारत के लिए खराब था। इसमें बोला गया
कि जो दोहरे प्रशासन का स्टार्टिंग के समय में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ जो कंट्रोलर बनाया गया है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर जो बनाया गया है, इनके सभी कर्मचारी कर्मचारी इनके सभी कर्मचारियों का जो वेतन दिया जाएगा ना, कहाँ से दिया जाएगा, तो याद रखना है, इनके जो सभी कर्मचारियों का जो वेतन दिया जाएगा वो भारतीय राजस्व से दिया जाएगा। भारतीय राजस्व से देने का प्रावधान है। वो एक्ट अपने इच्छा से एक्ट जारी करता था, उसमें इंडियन व्यक्ति थे नहीं। मान लीजिए आप पे कोई शोषण कर रहा है, अब वो लगा दिया, रिस्ट्रिक्शन लगा दिया कि आप जब भी आएंगे ना मेरे, आप डेली आप मान लीजिए 100 रुपया कमा रहे हैं, किसी के यहाँ आप काम कर रहे हैं, तो वो बोल दिया आपको कि मेरे घर में रहने के लिए आपको 50 रुपया देना पड़ेगा। आप दे रहे हैं, रह रहे हैं, कुछ दिन के बाद बोला 80 रुपया देना पड़ेगा, क्योंकि आप कहीं और जाने का कोई उपाय नहीं है आपके पास। यही चीजें धीरे धीरे ऐसे किया कि कर्मचारी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर जो दोहरे प्रशासन का प्रारंभ हुआ 1774 में, उनके कर्मचारियों का वेतन भारतीय राजस्व से दिया जाए। और कंपनी को बोल दिया गया, कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी अब 20 वर्षों तक शासन करे, कोई दिक्कत नहीं है। 20 वर्ष के लिए अब कोई एक्ट पारित नहीं होगा, बेफिक्र आप कीजिए। होता है ना कि आप इतना रुपया डला लेंगे ना तो जियो वाला आपके पास मैसेज नहीं भेजेगा, आप 1 साल तक बात करते रहिए, 1 साल तक आप डाटा चलाते रहिए, नहीं। वही चीजें हुआ कि ये चीजें कर दिया, नियम बन गया, उसके बाद कंपनी शासन करने लगी। चलते चलते इसके बीच बहुत सारी घटना होती है जो मॉडर्न में हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग तो यहाँ पॉलिटी पे जा रहे हैं, ये तो स्रोत देख रहे हैं विकास कैसे कैसे हुआ। उसके बाद फिर आता है 1813, और 1813 में जब आता है ना तो इसमें क्या किया जाता है, इसमें एकाधिकार समाप्त कर दिया जाता है। किसकी एकाधिकार? ईस्ट इंडिया कंपनी की। याद रखना है, ईस्ट इंडिया कंपनी की एकाधिकार 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 समाप्त। एकाधिकार का मतलब ना सिर्फ आप अकेले भारत पर व्यापार नहीं कर सकते हैं, और भी इंग्लैंड के व्यक्तियों को भारत में व्यापार करने के लिए निमंत्रण किया गया कि और भी लोग जा करके भारत में व्यापार कर सकते हैं। 1813 से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी को छोड़ करके और कोई ब्रिटेन के लोग व्यापार नहीं कर सकते हैं, एकाधिकार था। लेकिन 1813 में जो एकाधिकार समाप्त हुआ, यह पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी को कहा गया कि आप चाय के साथ व्यापार एकाधिकार रहेगा, चाय का कोई व्यापार नहीं करेगा। चीन के साथ जो व्यापार होगा ना, वो भी कोई नहीं करेगा, चीन का व्यापार भी आप ही के पास रहेगा, कोई दूसरा लोग के पास नहीं जाएगा। अफीम वाला जो व्यापार होगा, वो भी व्यापार आप ही कीजिएगा और कोई नहीं करेगा। और ये तीनों चारों को फिर इसने जाके समाप्त कर दिया। अब यहाँ पे कंफ्यूजन होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्ण एकाधिकार किस एक्ट के तहत समाप्त हुआ? 1833 में ईस्ट इंडिया कंपनी को एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। अगर 13 है तो फिर 13, नहीं तो फिर 33 है तो 33। कंफ्यूजन नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। 1813 से पहले ना ब्रिटेन के लोगों को भारत आने की इजाजत नहीं थी। आप कंपनी के लोग हैं तो ठीक है, आइए। लेकिन 1813 में कंपनी ब्रिटेन के लोगों को भारत में आने की आजादी तो मिली ही, अपना धर्म प्रचार प्रसार करने की भी आजादी मिली, कि भारत में जा करके ब्रिटेन का जो धर्म है, जो धर्म के लोग हैं, अपना प्रचार प्रसार कर सकते हैं। तो यहाँ पे याद रखना है कि ब्रिटेन के लोगों को लोगों को भारत ब्रिटेन के लोगों को ब्रिटेन के लोगों को क्या याद रखेंगे? भारत भारत ब्रिटेन के लोगों को भारत, है ना, लोगों को आने की भारत आने की क्या मिली? आज्ञा मिली, आदेश मिला, आदेश मिला, आदेश मिला। और साथ में धर्म को प्रचार प्रसार कर धर्म को प्रचार प्रसार करने के लिए भी दिया गया।
तो यहाँ पे 3 पॉइंट याद रखना है। और फिर वही ईस्ट इंडिया कंपनी को कितने वर्षों के लिए फिर बोला करते रहो? 20 वर्षों के लिए, 20 वर्षों के लिए। फिर आता है 1833। 1833 में हम बताया था पूर्ण एकाधिकार क्या कर दिया? पूर्ण एकाधिकार क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। इसके बारे में अब बताना कोई जरूरी नहीं है, ये चीजें भी समाप्त कर दी जो था ना उनके पास, है ना, इसको छोड़ करके, इसको छोड़कर, इसको छोड़कर अब बाद में रखेंगे इसको, ठीक है। यहाँ 1834 में एक विधि आयोग बनाया गया। विधि आयोग, विधि आयोग एक चैप्टर है मॉडर्न हिस्ट्री में जिसका नाम है ब्रिटिश प्रशासनिक इकाइयां, याद है? उसमें सैन्य व्यवस्था पढ़ेंगे कि सैन्य व्यवस्था कब से 1947 तक कैसे कैसे ब्रिटेन के द्वारा बढ़ाया गया, न्यायपालिका का विकास कैसे हुआ, है ना, सिविल सेवा का विकास कैसे हुआ, स्थानीय जो शासन होता था गांव के लोगों का वो धीरे धीरे कैसे विकास हुआ। तो 57 से लेके 64 से लेके 47 तक सारा, जब तक आजादी नहीं हुआ उसके बीच की सारी चीजें तो मॉडर्न हिस्ट्री है, उसके बारे में वहां पे पढ़ा जाता है। विधि आयोग के बारे में हम ये बताना चाहते हैं कि विधि का नाम, विधि आयोग के जो अध्यक्ष थे वो थे मैकाले, पूरा नाम है बैबिंगटन मैकाले, थॉमस बैबिंगटन मैकाले। विधि आयोग मैकाले की अध्यक्षता में, आप लोगों को सेठ जब देंगे ना तो सिर्फ मैकाले मिलेगा। क्या मिलेगा? मैकाले की अध्यक्षता में। मैकाले का पूरा नाम है थॉमस बैबिंगटन मैकाले। लिख देते हैं किसकी अध्यक्षता में बनाया गया, तो अध्यक्षता में याद रखना है थॉमस, थॉमस, थॉमस क्या बोले, थॉमस बैबिंगटन, बैबिंगटन मैकाले, मैकाले इसकी अध्यक्षता में बनाया गया। और ये जो विधि आयोग था ना, ये जो विधि आयोग था इसमें सैन्य के बारे में, न्याय के बारे में, न्याय के बारे में सब कुछ, आईपीसी वगैरह जो है ना सब इसी के तहत यहाँ पे जारी किया गया था, ये चीजें किया गया, ठीक है। इसके बाद ना यहीं पे एक धारा लागू किया गया 87, धारा 87। और धारा 87 के तहत जैसे हम लोगों का आज आर्टिकल्स है 95 आर्टिकल्स भारत के संविधान में, उस आर्टिकल्स में लिखा हुआ है 16 में अवसर की समानता, सबको अवसर समान मिलता है। नहीं, 14 में लिखा हुआ है समान विधिक सहायता, जैसे हम मर्डर किए हैं हमें भी जेल होगा, तो आप मर्डर किए तो आपको भी जेल होगा। ऐसा कि नहीं कि हम मर्डर किए तो हमको जेल हो सकता है, आप मर्डर अगर करेंगे तो आपको 4 दिन रख के छोड़ देगा न्यायालय में, ऐसा है प्रावधान? नहीं है। तो वही चीजें है कि धारा उसी तरह से धारा अंग्रेज के द्वारा जारी किया गया, और इसमें बोला गया कि रंग रूप पर काला गोरा के स्थान या तो जन्म के स्थान पर लोगों से भेदभाव नहीं किया जाएगा, सभी लोगों को कंपनी में अवसर मिलेगा, सभी को सरकारी नौकरियां देंगे, बहुत सारा भरोसा दिलाया गया। जहां तक बोला गया कि सिविल सेवा का परीक्षा भी करवाएंगे, लेकिन आप लोगों को याद होगा कि 1855 में अपने पहले आगे इंग्लैंड में कराया, 1855 में जोड़ लीजिए 20 साल के बाद इंग्लैंड में पहली बार बोला भारत के लोग भी इंग्लैंड में आ सकते हैं एग्जाम देने के लिए। 1922 में जाकर के भारत में एग्जाम हुआ, इंडियन सिविल सर्विसेज का, जिससे आज हम लोग यूपीएससी वगैरह भारत की संस्था कराती है, वहां पे जाकर के। तो यहाँ पे याद रखना एक धारा किया गया, और इस धारा में किया गया कि रंग के आधार पर, काला गोरा के आधार पर, है ना, रंग रूप के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर, है ना, रंग रूप, जन्म स्थान, काला गोरा, यानी कि कहने का मतलब ना कि भेदभाव, भेदभाव, भेदभाव नहीं किया जाएगा, नहीं किया जाएगा, ऐसा भी प्रावधान किया गया 1833 में। और 1833 में क्या किया गया, इसको हम यहाँ पे, इसको हम नेक्स्ट बता देंगे अभी, ठीक ना। 1833 में क्या किया गया कि पहले बंगाल का, अभी क्या कहा जा रहा है, बंगाल का गवर्नर जनरल ना, आप लोग जब नोट्स बनाएंगे तो इसको गवर्नर जनरल लिखेंगे, हम शॉर्ट में लिख देते हैं, ठीक ना। गवर्नर जनरल अभी कहा जा रहा है, कब से? 73 से। कब से? 73 से। बंगाल के गवर्नर जनरल को बोला गया नहीं,
पूरे भारत का गवर्नर जनरल कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? पूरे भारत का गवर्नर जनरल, यानी चेंज कर दिया। कहा गया कि इसको बोलेंगे भारत का गवर्नर जनरल। ये बंगाल को रिप्लेस कर दिया, बोला कि बंगाल का थोड़ी, पूरा भारत का हो। और भारत के पहले गवर्नर जनरल जो बने ना, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, याद रखना है आप, लॉर्ड विलियम बेंटिंक। कौन थे? लॉर्ड विलियम, लॉर्ड विलियम बेंटिंक, लॉर्ड विलियम बेंटिंक, बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक, याद रहेगा। ये पहले व्यक्ति थे। तो ये प्रावधान और ये प्रावधान आप लोगों को ये तीनों शायद समझ में आ गया होगा। हम बताए ना, इसमें ज्यादा फैक्ट है, लेकिन क्वेश्चंस भी उसी तरीके से आता है। बहुत सारे लोगों को बहुत सबसे हार्ड चैप्टर है, कहीं भी आप पढ़ेंगे ना पॉलिटी, तो इसको रिप्लेस कर देते हैं। संविधान सभा लिखाएगा, टेस्ट लगेगा। कितना व्यक्ति है जी? 389। संविधान सभा का अध्यक्ष कौन है? फलना है। ये हार्ड चैप्टर है, लोग स्टूडेंट भाग जाते हैं। इसमें बहुत ज्यादा चीजें हैं जो समझाना पड़ता है। ये चीजें बहुत कम लोग बताते हैं, नहीं तो कहीं अगर आप पढ़े होंगे, आप ऑनलाइन का भी बात करते हैं, वहां भी आपको नहीं होगा। कौन सा बचा हुआ था एक? 1853 में, 1853 में कहा गया ना कि ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा कि जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी में लोग होंगे ना, इसके लिए प्रतियोगिता हम करवाएं, परीक्षा करवाएं। 1853 से पहले क्या होता था? हम इनको जान रहे हैं, इनको बना दिए मालिक। पहले मनोनीत की प्रक्रिया थी ईस्ट इंडिया कंपनी में। पहले क्या होता था? मनोनयन होता था। आप अंग्रेज का हेल्प कर रहे हैं, हो सकता है आपको कुछ पद दे दे, लेकिन वही पद देगा जो ऊंचा से ऊंचा हो आप लोगों के लिए। भारत का सबसे ऊंचा से ऊंचा पोस्ट पता है? सूबेदार था सेना में, सूबेदार। जिसे आज हम लोग इसको क्या बोलते हैं? चौकीदार वगैरह नहीं होता है? हाँ, इन्हें होमगार्ड वगैरह टाइप का ऐसे, क्या चौकीदार? चौकीदार से ऊपर हम वो नहीं बता रहे हैं, बता रहे हैं सूबेदार का पोस्ट दिया जाता था। जो आज हम लोग एक तो कल्पना कर रहे हैं ना कि जो आज उस टाइप के लोग हैं, वैसे मिलता था। सोच लीजिए। याद रखना, 1853 में पहली बार नामजदगी, नाम नामजदगी का सिद्धांत खत्म करके खत्म करके प्रतियोगी प्रतियोगी परीक्षा का प्रारंभ की बातें की गई, प्रारंभ की बातें की गई पहली बार। ये अब क्या होगा? प्रतियोगी परीक्षा होगा। अब हम किसी को, व्यक्ति को मनोनीत नहीं करेंगे। 1853 में, 1853 में फिर मैकाले को बुलाया। 1853 में थॉमस बेबिंगटन मैकाले को फिर बुलाया गया। अब विधि आयोग का गठन नहीं हुआ। अब 1854 में जो किया गया, 1854 में किया गया, अब जो किया गया, इस समय मैकाले समिति बनाया गया। मैकाले समिति, मैकाले समिति। तो मैकाले आयोग एक्ट 1833 के तहत 1834 में, मैकाले समिति एक्ट 1853 के तहत 1800, नया आ रहा है समझ में आप लोगों को? आ रहा है? डायरेक्ट पूछा जाएगा मैकाले समिति तो 1854 में, किस एक्ट के तहत? 1853 के तहत, है ना। और एक याद रखना है, इसमें नामजदगी का सिद्धांत समाप्त करके प्रतियोगी परीक्षा का प्रारंभ किया गया। साथ ही याद रखना है आप लोगों को यहाँ पे कि 1857 में क्या हुआ था? क्रांति हुई थी, है ना। 10 मई, 10 मई 1857 को, 1857 को क्या हुई थी? हम लोग जानते हैं, भारत की क्रांति, बहुत भयानक क्रांति। अब इस क्रांति को देखते हुए
इस क्रांति को देखते हुए 1858 का एक एक्ट लाता है ब्रिटिश संसद के द्वारा। अब इस समय क्या हुआ ना कि पूरा सत्ता इधर ईस्ट इंडिया कंपनी का था। ये क्रांति से बहुत सारी चीजें बदल जाती है। 1858 में ब्रिटेन का जो क्राउन होता है उसके द्वारा दम एक्ट जारी किया जाता है बहुत फास्ट में। बोलता है कि भारत का जो गवर्नर जनरल है ना, भारत का गवर्नर जनरल, अब इसको भारत का गवर्नर जनरल नहीं, भारत का वायसराय, वायसराय कहा जाएगा। ये जो मुगल सत्ता है ना, मुगल मुगल सत्ता, मुगल वंश या मुगल सत्ता, इसको क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। फिट्स इंडिया एक्ट हम लोग पढ़े हैं। फिट्स इंडिया एक्ट, फिट्स इंडिया एक्ट 1784 पढ़े थे। 1784 को क्या किया गया? समाप्त कर दिया गया, है ना। और बोला गया पर 1784 को समाप्त करके 15 सदस्यीय 15 सदस्यीय एक आयोग स्थापित किया गया। एक आयोग हम बनाते हैं, उसमें 15 लोग रहेगा, जिसे ब्रिटेन में होम चर्चेज के नाम से जाना जाता था। इसी को बोला जाता था होम चर्चेज। बोला जाता है कौन सा एक ऐसा एक्ट है जिसे होम चर्चेज के नाम से जानते हैं? तो 1858 में गठित विधि आयोग, ये आपका 15 सदस्यीय कमेटी, 15 सदस्यीय आयोग, इसमें होम चर्चेज कहा गया। बोला गया ब्रिटेन के द्वारा कि इसमें जो 15 मेंबर होगा, वो 8 मेंबर को हम भेजेंगे ब्रिटेन से। क्या मेंबर को? ये दरोगा के एग्जाम में पूछा गया है। 8 मेंबर को ब्रिटिश सरकार के द्वारा मनोनीत किया जाएगा, चुनाव उनाव नहीं, मनोनीत किया जाएगा वहां से। और 7 सदस्य ना ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों के द्वारा होगा। ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी कह सकते हैं ये 8 मेंबर जो होगा वो होगा ब्रिटिश ब्रिटिश क्राउन, ब्रिटिश क्राउन के द्वारा क्या होगा? मनोनीत होगा, मनोनीत होगा। और ये 7 सदस्य किसके द्वारा? ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा मनोनीत, मनोनीत। सबसे इसमें इम्पोर्टेंट चीज ये है कि इन लोग का वेतन कौन देगा? भारत देगा। इन सारा का जो वेतन दिया जाएगा वो भारत के राजस्व से दिया जाएगा, एकदम लिख दिया जाता था, है ना। इन लोगों का वेतन जो दिया जाएगा, ये सारा लोगों को 8 और 7 15 लोगों का वेतन जो दिया जाएगा, याद रखना है, वेतन जो दिया जाएगा, वो जो दिया जाएगा वेतन, वो किसके द्वारा दिया जाएगा? तो याद रखना है, वेतन, वेतन जो दिया जाएगा वो भारतीय राजस्व से, राजस्व से दिया जाएगा। ये प्रावधान खोला गया। आया समझ में? कितना एक आज हम लोग पढ़े हैं, देखते हैं। 22 जून 1757 को प्लासी की लड़ाई हुई। क्या हुई थी? प्लासी की लड़ाई। इसका बहुत सारा कारण है, बस याद रखेंगे ब्रिटेन जीत गया, ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई। 22 अक्टूबर 1764 का युद्ध जो हुआ ना, ये वास्तविक जीत था अंग्रेजों का, ईस्ट इंडिया कंपनी का। और इसके बाद 12 अगस्त 16 अगस्त 1765 को, यानी 2 दिन, इलाहाबाद की संधि हुई, ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ? दीवानी प्राप्त हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में शासन करने लगा। और जब वो घाटे में जाने लगा तो वो मदद मांगा किससे? ब्रिटेन से। हालांकि यहाँ पे कह सकते हैं कि प्रारंभ में, हालांकि आप लोगों को बता चुके हैं, प्रारंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या हुआ? काफी लाभ मिला, काफी लाभ मिला, लाभ मिला। बाद में बाद में धीरे धीरे, ऐसे का मतलब धीरे धीरे पढ़ना हम लोग, धीरे टू का मतलब धीरे धीरे, है समझ में? धीरे धीरे क्या होने लगा? घाटे में जाने लगा, धीरे धीरे घाटे में जाने लगा। और जब मदद मांगा तो ब्रिटिश संसद के द्वारा एक तो रेगुलेटिंग एक्ट जारी किया गया। और रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में ये सारी चीजें हम लोग देख चुके हैं। शायद आप लोग रिवीजन करेंगे घर पे, इसका पीडीएफ हम भेज देंगे। आप लोगों को डेली नोट्स बना के आना है, डेली लिख लेना है समझ में? हालांकि मेरे पास नोट्स है, नोट्स में जब बताएंगे ना तो आप लोगों को माइंड में नहीं जाएगा, उस तरीके से नहीं होगा, फिर लास्ट में हम भेज देंगे आपको।
लेकिन इसको मेहनत करना है, लिखना है। लिखने से याद होता है, जितना समझाए हैं एक दो बार पढ़ना है तभी ना याद होगा। आया समझ में कि नहीं आया? बिल्कुल। ठीक है, मिलते हैं फिर। हाँ, 1784 में। अच्छा अच्छा, वो गिफ्ट का मतलब वो एक प्रकार का रिश्वत था। हाँ हाँ, उपहार 1783 में। हाँ, 1773 में ही ना किया गया कि 73 में कहा गया कि आप आप भारतीय लोगों से उपहार नहीं ले सकते, है ना, 1773 में ही। बाकी हम लोग 1858 है भारत शासन अधिनियम 1858, थोड़ा सा बहुत इंपोर्टेंट है, इसके बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे। हाँ, अब तो भारतीय संविधान के तहत तो उपहार मिलता ही है। हम लोग पढ़ेंगे पूरा संविधान, फिर देखेंगे कि क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, ठीक है दोस्त।